नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 में स्वतंत्र भारत में राजनीति राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पाठ हमने शुरू कर रखा है और हमने पाठ के पहले वीडियो में पढ़ा था कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हैं और उनका भाषण कहलाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसके अलावा हमने देखा था कि किन दो बातों पर आज़ादी के समय सब लोगों की सहमति थी। दो बातें थी, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाए और सरकार सब के साथ काम करे, सबके भले के लिए काम करे। इसके अलावा हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियों के बारे में। पहली जो चुनौती थी वो थी विविधताओं से भरे हुए इस देश में और विभाजन का दर्द झेल रहे भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधा रखा जा सके। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चुनौती था वो था ऐसा विकास किया जाए जिसमें संपूर्ण समाज का भला हो, न कि केवल कुछ तबकों का। यानी संपूर्ण समाज का भला हो, न कि केवल कुछ तबकों का। इसके अलावा हमने फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जाना। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे और वामपंथी विचारधारा की वजह से सत्ता से उनका टकराव अक्सर होता रहता था। इसके अलावा उन्होंने लंबा समय कारावास में भी गुजारा। उनके प्रमुख कविता संग्रह भी हमने देखे, नक्शे फरियादी, दस्त सबा, जिंदानामा, सुबह ए आज़ादी। ठीक है। इसके बाद में हमने अमृता प्रीतम के बारे में थोड़ा सा जाना। पंजाबी कवयित्री थी और कथाकार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी थी। जन्म गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के बाद दिल्ली में रही और अंतिम समय में अपनी आत्मकथा भी लिखी उन्होंने, रसीदी टिकट। और आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। इसके बारे में हमने जाना। तो इन बिंदुओं के बारे में हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। आप जानते हैं कि 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया गया, लेकिन इसी बीच सीमांत गांधी, जो कि पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विवाद नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने द्विराष्ट्र की इस मांग का क्या किया था? विरोध किया था। तो हम विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास को बड़े ही विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों का उदय होता है। एक राष्ट्र कौन सा था? भारत। और दूसरा राष्ट्र कौन सा था? पाकिस्तान। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। और ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो मांग थी, धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों की मांग, इसका सबसे पहले जिस पार्टी ने इस मांग को किया था वो पार्टी थी 1940 के दशक में मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने हालांकि इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसका क्या किया? विरोध किया। लेकिन मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अडिग रही और अंत में उनकी ये मांग मान ली गई। नतीजा हुआ धर्म के आधार पर एक नए राष्ट्र का उदय, और वो राष्ट्र था पाकिस्तान। हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौम अपने देश में रहा करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग की एक मांग की वजह से और उसके बाद में 2 राष्ट्रों का उदय करना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई, किस तरह से फैसला लिया गया, कौन कौन से क्षेत्र भारत को दिए जाएं, कौन से पाकिस्तान को दिए जाएं, बड़ा ही दर्दनाक था इस तरह का फैसला करना। फैसला हुआ कि जिस भाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसे एक भारत और एक पाकिस्तान नाम के 2 देशों में बांट दिया जाएगा। बहुत दर्दनाक था ये विभाजन। असल में इस विभाजन को अमल में लाना तो और भी कठिन काम था। और अंत में फैसला लिया गया कि विभाजन का आधार किसे बनाया जाए। अंत में यह फैसला लिया गया कि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यका को बना जाए। किसे बना जाए? धार्मिक बहुसंख्यका को। यानी जहाँ पे जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उस धर्म को क्या बना दिया जाए? उसी देश में शामिल
कर दिया जाए। यदि मुसलमान ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान वाले इलाके में शामिल कर दिया जाए, और यदि हिंदू ज़्यादा हैं तो उसे भारत वाले इस इलाके में शामिल कर दिया जाए। लेकिन क्या ये जितना आसान दिखाई दे रहा है, वास्तव में क्या उतना आसान था? नहीं था। असल में इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे मुसलमान हैं वो बहुसंख्यक हों। मुसलमानों की आबादी कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा थी, और ऐसे 2 इलाके थे। एक इलाका पश्चिम में पड़ता था, दूसरा इलाका कहाँ पड़ता था? पूर्व में। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कोई इलाका नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा संख्या में बहुसंख्यक हों। तो तय किया गया कि इस पश्चिमी इलाके को और पूर्वी इलाके को क्या बना दिया जाए? 2 देश बना दिया जाए। अब ऐसा तो कोई रास्ता तो था नहीं कि पाकिस्तान के जो 2 इलाके हैं तय किए गए हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों इलाकों को जोड़ दिया जाए और एक ही भूखंड बना दिया जाए। ऐसा तो संभव नहीं था। तो क्या किया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में एक पूर्वी इलाके को, एक पश्चिमी इलाके को किस में शामिल कर दिया गया? पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। हालांकि इससे एक नुकसान और हुआ। सीमांत गांधी जिनको आप जानते हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विवाद नेता थे। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की क्या थी मांग के वो एकदम खिलाफ थे, लेकिन संयोग से उनकी आवाज़ को क्या कर दिया गया? अनदेखा कर दिया गया, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। एक समस्या ये थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जिनमें गैर मुस्लिम ज़्यादा थे, यानी हिंदू या सिख ज़्यादा थे। ऐसे में इन स्थानों का फैसला कैसे किया जाए? हालांकि बंटवारे का जो आधार है वो धार्मिक बहुसंख्यकों को ही रखा गया, लेकिन इसमें जिले अथवा उनके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके के आधार पर इनका विभाजन किया गया। और अंत में 14-15 अगस्त 1947 की वो मध्य रात्रि भी आ गई, जब देश आज़ाद हुआ, जब 2 देशों का उदय हुआ। इसका मतलब ये था कि आज़ादी के दिन तक भी ये पता नहीं था कि कौन सा क्षेत्र भारत में है और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में है। और पंजाब और बंगाल की स्थिति तो बहुत खतरनाक थी, और ये विभाजन पंजाब और बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। पंजाब और बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। इसी समस्या से जुड़ी हुई एक और समस्या थी, चौथी समस्या, कि भाई विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई ये थी कि अल्पसंख्यकों, दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, भारत में भी थे, पाकिस्तान में भी थे। ऐसे में जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू भी थे, सिख भी थे। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम भी थे। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मुसलमान एक बड़ी तादाद में थे। तो सब लोग सांसत में थे, और इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। जिस जमीन पर उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वो क्या बन गए? विदेशी बन गए। जैसे ये बात साफ हुई, देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर क्या होने शुरू हो गए? हमले शुरू हो गए, और समस्या बहुत ही विकट हो गई थी। समस्या बहुत विकट हो गई। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं हैं, अस्थायी हैं, जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से क्या हो गई? बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा लगा कि चंद घंटों के भीतर ही उनको अपने जो आवास हैं वो छोड़ करके जाना पड़ा। तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की इस कहानी में अब तक हमने क्या पढ़ा? 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने कितने राष्ट्रों की मांग की? 2 राष्ट्रों की। किस आधार पर? धार्मिक बहुसंख्यक का आधार पर। यानी जिस क्षेत्र में जो धर्म संख्या में ज़्यादा है उसको उसी तरीके से उसका अलग देश बना दिया जाए। यदि मुसलमान ज़्यादा हैं तो वो पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाए, और यदि हिंदू ज़्यादा हैं तो उन्हें
हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाए। लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत के जो नेता थे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत की इस मांग का विरोध किया। लेकिन हालांकि बाद में उनका जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था उनको पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। अब देखते हैं, कई किस्म की इसमें समस्या थी। हालांकि ये तय कर दिया गया कि जब धार्मिक बहुसंख्या को आधार मान ही लिया गया है तो इस आधार पर दोनों देशों का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी कई समस्याएं थी, और पहली जो समस्या थी वो ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान संख्या में ज़्यादा हों। केवल दो इलाके ऐसे थे, एक पूर्व में था, दूसरा पश्चिम में था। ऐसे में मुसलमानों की आबादी इन पूर्वी और पाकिस्तानी जो क्षेत्रों में ज़्यादा थी उनको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांट दिया गया। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी कि हर एक मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे सीमांत गांधी ने तो मना ही कर दिया कि मैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या हूँ, खिलाफ हूँ, लेकिन इसके बावजूद उनके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या तो और भी बड़ी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जिनमें मुसलमान बहुसंख्या में नहीं थे, बहुसंख्यक नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक लोगों को ये नहीं पता था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। उन लोगों के लिए विभाजन बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। और चौथी और अबूझ कठिनाई क्या थी? अल्पसंख्यकों की, कि भाई सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तान वाले इलाके में भी लाखों संख्या में हिंदू और सिख थे, भारत वाले इलाके में भी लाखों की संख्या में मुसलमान थे, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में भी मुसलमान थे। तो ऐसे में उन लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि वो अब क्या करें। तो विभाजन के क्या परिणाम हुए, इनके बारे में पढ़ते हैं। सन 1947 में बहुत बड़ी आबादी को, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ा। और आबादी का ये आकस्मिक स्थानांतरण, आकस्मिक ही बोलेंगे भाई इसको, अनियोजित, कोई प्लानिंग करके थोड़ी हुआ था, और बहुत बड़ी त्रासदी से भरा हुआ यह स्थानांतरण था। क्या था? आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ। मानव इतिहास के जो ज्ञात स्थानांतरण हैं उनमें ये सबसे बड़ा था। देखिए, ये शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन 1947 की स्थिति दर्शा रही है। शरणार्थियों से भरी हुई एक ट्रेन। इसके बाद में अगला देखते हैं। अब लोग थे, उनको बेरहमी से मारा जा रहा था धर्म के आधार पर। जिन क्षेत्रों में मुसलमान ज़्यादा थे वो हिंदुओं को मार काट रहे थे, जिन क्षेत्रों में हिंदू ज़्यादा थे वो मुसलमानों को मार काट रहे थे। लाहौर और अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर थे वो सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता तो क्या बन गए? सांप्रदायिक अखाड़े। जिन इलाकों में हिंदू और सिख आबादी थी उन इलाकों से मुसलमानों को जाना छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, सीमा से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को मजबूर हुए। बहुत बड़ी विपत्ति का सामना उन लोगों को करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में भाग लेना पड़ा। क्या करते बेचारे? शरणार्थी शिविरों में भाग लेना पड़ा। न पुलिस मदद कर रहा था, न प्रशासन मदद कर रहा था। सब लोग बेरुखी से बर्ताव कर रहे थे। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें हर हाल में ऐसा करना ही था। और लोग मीलों पैदल चलकर ये दूरी तय कर रहे थे। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। अगवा करने वालों को धर्म भी उनका अपनाना पड़ा। कई मामलों में तो ये भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पे घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने के लिए किसी तरह सफल रहे उन्होंने ये पाया कि वो अब क्या हो गए हैं, बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों लोगों ने शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब क्या था कि उनको महीनों और कईयों को तो सालों तक शरणार्थी शिविरों में ज़िंदगी काटना। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के जो लेखक, कवि, फिल्म निर्माता थे उस समय के, उन्होंने अपने उपन्यास, लघु कथाओं में, कविताओं में, फिल्मों में इस प्रकार की मारकाट और नृशंसता का जिक्र भी किया है। विस्थापन और हिंसा से पैदा हुए दुखों को अभिव्यक्ति भी दी है। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते हैं। इन शबों के लिए बंटवारे का मतलब क्या था? दिल के दो टुकड़े हो जाना।
विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि केवल संपदा, देनदारियों का, परिसंपत्तियों का ही बंटवारा हुआ है। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक एक पड़ोसी की भांति रहते हुए आ रहे थे, उनको हिंसक अलगाव का शिकार होना पड़ा। किसका शिकार होना पड़ा? हिंसक अलगाव का। इसके अलावा वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी तक, टाइपराइटर तक, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक उनका बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का बंटवारा हुआ। साथ ही दो समुदायों का एक हिंसक और भयावह विभाजन हुआ। और इस प्रकार कहते हैं कि 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा। और विभाजन की इस हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोग, 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। और द्विराष्ट्र सिद्धांत भी यकीन भारत के नेता हालांकि नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो क्या ये मान लें कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बन गया था? नहीं। विभाजन के दौरान कहते हैं बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत कितना था? 12%। ऐसे में ये सवाल उठता है, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। भारतीय नेताओं ने बड़ी ही भारत में अल्पसंख्यकों में सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, पारसी भी थे, यहूदी भी थे। तो इनके साथ क्या बर्ताव किया जाए? तो भारतीय सरकार ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ निर्णय लिया। कैसी दूरदर्शिता के साथ निर्णय लिया? कि हम अपने देश को क्या बनाएंगे? हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बनाएंगे। हम इन सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करेंगे, चाहे पाकिस्तान वाले कैसा ही बर्ताव करते होंगे। हम हमारे सभी नागरिकों को समान अधिकार देंगे। कौमी सरकार है वो नागरिकों को समान दर्जा देगी। और हम अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। और हमारी सबसे पहली जो चुनौती भी थी वो यही थी कि विभाजन के इस दर्दनाक दंश को झेलते हुए अब हमें इस सोच पर काम करना है कि हम एक कैसे रह सकें, हम एक कैसे रह सकें। तो विभाजन के परिणामों को संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं एक बार फिर से। सन 1947 में बहुत बड़ी आबादी को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ा। आबादी का इतने बड़े पैमाने पर आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ था, इतना आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ। इससे पहले मानव इतिहास में जितने भी स्थानांतरण हुए उनमें ये क्या था? सबसे बड़ा था। धर्म के नाम पर यह स्थानांतरण हुआ था। और इसी कारण धर्म के नाम पर लोग थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? बेरहमी से मार काट रहे थे। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे बड़े शहर तो क्या बन गए थे? सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। लोग एक दूसरे के समुदायों में जाने से डर रहे थे। पुलिस और प्रशासन भी लोगों के साथ बेरुखा व्यवहार कर रहे थे। लोगों को सैकड़ों मील तक पैदल जाना पड़ा। जबरन शादी करनी पड़ी औरतों को, अगवा कर लिया गया, धर्म परिवर्तन तक कर दिया गया। कईयों की हालत तो ये हो गई कि घर की इज्जत के नाम पर घर की ही बहू बेटियों को मारा काटा जा रहा था। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। लाखों लोग शरणार्थी हो गए थे अपने ही देश में। इस प्रकार संपदा का भी, देनदारी का भी, परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि जो आज तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे वो सब लोग इस हिंसक अलगाव का शिकार हुए थे। तो ये विभाजन के परिणाम थे। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये बांग्लादेश की यात्रा पर महात्मा गांधी उस समय यही कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि वो प्रेम मोहब्बत से रहें और इस मारकाट से बचें। इसके अलावा शहादत हसन मंटो उन्होंने कहा, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच के निकाला, तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। वहीं बाकी यात्रियों को वो हलवा खिला रहे थे, फल खिला रहे थे, दूध दिया जा रहा था। और आयोजकों के मुखिया कह रहे थे, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके, जैसा कि आप सब चाहते होंगे। शहादत हसन मंटो अपनी जो कहानी है कश्र-ए-नफ्सी, उसके हिंदी रूपांतरण से उनका ये अंश लिया गया। तो कितना दर्दनाक था। एक तरफ लोगों को मारा काटा जा रहा था तो दूसरी तरफ लोगों का स्वागत किया जा रहा था एक ही ट्रेन से। क्यों? धर्म के नाम पे। जो अपने धर्म के थे, जो अपने थे,
उनका स्वागत किया जा रहा था और जो अपने नहीं थे उनको खींच खींच के निकाला जा रहा था और तलवार और गोली से मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो शहादत हसन मंटो ने ये बातें लिखी है। शहादत हसन मंटो 1912 से 1955 तक उर्दू लेखक थे, लघु कथाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी लघु कथाओं में बू खोल दो, ठंडा गोश्त और इसके अलावा चर्चित तौबा टैक्सी की वजह से शहादत हसन मंटो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कई फिल्म निर्माताओं ने फिल्में भी बनाई, लेकिन सबसे जो शानदार फिल्म जिसने विभाजन की त्रासदी को बड़े ही शानदार तरीके से बड़े पर्दे पर रखा वो थी गर्म हवा। गर्म हवा वर्ष 1973 में निर्देशक इसके थे MS सत्यू, पटकथा लिखी कैफी आजमी ने, अभिनय किया बलराज साहनी, जलाल आगा, फारूक शेख और गीता सिद्धार्थ ने। क्या था गर्म हवा में? गर्म हवा की कहानी इस प्रकार से थी। आगरा के मिर्जा परिवार में दो भाई थे, हलीम मिर्जा, सलीम मिर्जा। दोनों भाई अपनी बूढ़ी माँ के साथ पुश्तैनी हवेली में रहा करते थे। हलीम मिर्जा जहाँ मुस्लिम लीग के नेता थे और पुश्तैनी मकान के मालिक भी थे, वहीं सलीम मिर्जा एक साधारण नागरिक थे और उनके हिस्से में जूते की फैक्ट्री उनको मिली थी और वो अपने देश से बेहद प्रेम करते थे। सलीम के दो बेटे थे, एक बाकर, एक सिकंदर। बाकर फैक्ट्री में मदद किया करते थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो उनको काम करने में बड़ी दिक्कतें आईं और इन्हीं दिक्कतों के बीच में फैक्ट्री भी बंद हो गई, उनको लोन वगैरह मिलना भी बंद हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बाकर भी देश छोड़ करके चला गया, पाकिस्तान चला गया, लेकिन सिकंदर अपनी पढ़ाई करता रहा और रोज़गार की तलाश में वहीं जुटा रहा। एक बेटी थी अमीना, जो शुरू में कासिम से मोहब्बत किया करती थी। कासिम उसका चचेरा भाई था और इसके बाद में हलीम है, वो अपने बेटे कासिम को लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं। इस वजह से उनकी जो मोहब्बत थी वो परवान नहीं चढ़ पाती है। फिर अमीना शमशाद से मोहब्बत करने लग जाती है, लेकिन शमशाद भी उसको धोखा दे देता है और वो इस कारण आत्महत्या कर लेती है। इधर सलीम मिर्ज़ा हैं, उनकी फैक्ट्री की हालत भी बिगड़ती ही जा रही थी और उन पर जासूसी के भी आरोप लग गए थे। इस वजह से उनके कर्जा भी बहुत हो गया। फैक्ट्री पहले बंद हो गई और उसके बाद में उनको और तरीक़ों से कमा करके खाना पड़ा। बाकर भी पाकिस्तान चला ही गया था पहले। इस बीच सलीम पर जोर दिया गया कि वो भी पाकिस्तान चला जाए। इसी बीच सलीम है, वो भी पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन उसका जो बेटा है सिकंदर, वो कहता है कि पिताजी हमें लड़ना चाहिए। तो सलीम के सामने एक निर्णायक क्षण तब आता है जब वो पाकिस्तान जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा ही रहे होते हैं। उसी समय छात्रों का एक जत्था सड़क से गुजरता है इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और वो ये कहता है कि हमें काम का अधिकार चाहिए। आंदोलनकारी छात्र सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। तो सलीम का बेटा सिकंदर है, वो इस जत्थे में शामिल हो जाता है और आखिरकार अपने बेटे से प्रेरित होकर सलीम भी मुख्य धारा में शामिल होने का क्या कर लेता है, फैसला कर लेता है। बीवी को घर भेजकर वह बेटे के साथ जुलूस में शामिल हो जाता है। तभी आवाज़ आती है कैफी आजमी की कि जो दूर से करते हैं तूफ़ान का नज़ारा, जो दूर से करते हैं तूफ़ान का नज़ारा, उनके लिए तूफ़ान वहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी उनके लिए तूफ़ान पाकिस्तान में भी है और यहाँ भी है। धारा में मिल जाओ, धारा में मिल जाओ तो बन जाओगे धारा, वक्त का ऐलान वहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी धारा का, वक्त का ऐलान वहाँ भी है, यहाँ भी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ रहें, अपने अधिकारों की, अपने हकों की मांग करें, प्रेम मोहब्बत से रहें और इस देश को बनाएं। और यही इस फिल्म में सलीम मिर्ज़ा करता है। तो गर्म हवा ने बड़े ही शानदार तरीके से इस विभाजन की त्रासदी को दिखाया है। तो इस प्रकार फिल्मों में भी विभाजन को काफ़ी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार ये विभाजन की दास्तां थी, विभाजन के परिणाम थे, विभाजन, विस्थापन और परिणाम। अगले अंक में हम महात्मा गांधी की शहादत के बारे में पढ़ेंगे और अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसका जो सबसे अंतिम पार्ट होगा, चौथा भाग, उसमें हम इस पार्ट से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो MCQ वाले प्रश्न हो, चाहे वो छोटे प्रश्न हो, चाहे वो बड़े प्रश्न हो। धन्यवाद।